गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने शिवाजी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन के बारे में चर्चा हो गई थी और उसके बाद हमने शिवाजी के उत्तराधिकारियों की चर्चा की थी कि किस प्रकार से शिवाजी के उत्तराधिकारी क्या हुए, नियुक्त हुए। क्योंकि शिवाजी की 3 पत्नियां थीं और 3 पत्नियों में 2 पत्नियां जो हैं सईबाई, निम्बालकर और सोयराबाई, इनके पुत्र जो हैं वो संभाजी और राजा राम। इनके बीच में उत्तराधिकार का क्या होता है, संघर्ष। उसके बाद आप देखते हैं कि ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय और साहू जी, ये इन सभी के बीच में भी क्या चलता है, सत्ता को लेकर संघर्ष चलता है। तो आपने देखा कि मराठा साम्राज्य जो है वो अपने शिवाजी के बाद उत्तराधिकार के आंतरिक संघर्ष में उलझ गया और आंतरिक संघर्ष में उलझने के बाद ये जो सत्ता है, इस सत्ता का क्या चलने लगा, संघर्ष चलने लगा। और फाइनली आपने लास्ट देखा था कल की क्लास में कि साहू जी जो हैं, कौन है आपके साहू जी, ये क्या बन जाते हैं, आपके मराठा साम्राज्य में एक प्रमुख छत्रपति के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, साहू जी के बाद भी जो है वो लगातार आपके अलग अलग छत्रपति बनेंगे, परंतु हम देखते हैं कि साहू जी के समय से ही मराठा साम्राज्य में पेशवाई सशक्त हो जाती है। क्या सशक्त हो जाती है आपकी, पेशवाई, यानी पेशवाओं का शासनकाल क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो चूंकि आज की क्लास जो है वो पेशवाओं के शासनकाल पर फोकस्ड है। ठीक है, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि पेशवाओं का शासनकाल कैसे स्थापित हुआ। तो पेशवाओं के शासनकाल की स्थापना साहू जी के समय में नियुक्त होने वाले बालाजी विश्वनाथ के समय से शुरू होती है। किसके समय से शुरू होती है, बालाजी विश्वनाथ। तो पेशवा के पद पर जब बालाजी विश्वनाथ नियुक्त होते हैं तो वो किस प्रकार से साहू जी को प्रभावित करते हैं और छत्रपति की शक्तियों का हस्तांतरण जो है वो अपने हाथ में कर लेते हैं। संधियों पर हस्ताक्षर स्वयं करने लगते हैं, युद्ध और संघर्ष के निर्णय स्वयं लेते हैं, संपूर्ण प्रशासन और राजनीति और व्यवस्था ये सब कौन संभालने लगता है, आपका पेशवा संभालने लगता है। इसीलिए आज की क्लास में हम पुनः साहू जी से क्या करेंगे, शुरू करेंगे कि साहू जी के समय में जो आपका बालाजी विश्वनाथ है ये नियुक्त हो रहा है। तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, जहां से पेशवाओं के हाथों में शक्ति का क्या होने वाला, हस्तांतरण होने वाला। तो प्रथम पेशवा जिसके हाथ में सत्ता आई और सत्ता का संपूर्ण केंद्रीकरण बालाजी विश्वनाथ ने अपने हाथों में कैसे किया, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के हाथ में सत्ता कैसे आई, इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि जब आपके मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट जाता है। कितने भाग में, 2। उत्तरी भाग जो था उसकी राजधानी क्या थी, सतारा, और दक्षिणी भाग जो था उसकी राजधानी क्या थी, कोल्हापुर। ठीक है, तो 2 भागों में आपका मराठा साम्राज्य क्या हुआ, विभाजित हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि जब आपके एकमात्र शासक बचा, कौन बचेगा आपका, राजा राम। कौन बचेगा आपका, राजा राम। तो हम देखते हैं कि आपका जब राजा राम द्वितीय क्या बनता है, आपका शासक के रूप में बचता है। ठीक है, तो दोनों आपके उत्तर और आपके क्या, दक्षिणी, यानी आपका सतारा और कोल्हापुर का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका शासक कौन बन गया, राजा राम द्वितीय बन गया। ठीक है, तो राजा राम द्वितीय जो है जब यहाँ पर शासक के रूप में नियुक्त हो जाता है तब आपके संपूर्ण क्षेत्र पर जो राजा राम द्वितीय है उनकी मृत्यु के पश्चात किसका शासन होगा। तो यहाँ पर साहू जी को कैद से छोड़ा गया था, आपको कल की क्लास में बताया था। औरंगजेब ने जो है इनके बीच में लड़ाई करवाने के लिए क्या किया था, कैद से साहू जी को छोड़ दिया था। साहू जी को छोड़ दिया तो साहू जी उत्तराधिकार का क्या करने लगे, संघर्ष करने लगे। और साहू जी जो हैं इनके नेतृत्व में आगे चलकर कौन बनेगा, बालाजी विश्वनाथ क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। और बालाजी विश्वनाथ जो हैं जब वो पेशवा बनते हैं तो वो अपने क्षेत्र पूना में क्या करवा लेते हैं, संपूर्ण शक्तियों का हस्तांतरण करवा लेते हैं। जो पेशवाई है वो वास्तव में पूना जब शक्ति का केंद्र बना या मराठा साम्राज्य का केंद्र बना वहीं से शुरू होती है। और जो पेशवाई का स्थानांतरण है ये मुख्यतः आपके 1750 की संगोला की संधि से माना जाता है। ठीक है, तो 1750 की संगोला की संधि में होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी रूपरेखा जो तय की थी वो बालाजी विश्वनाथ ने तय की थी। किसने तय करी थी, बालाजी विश्वनाथ। 1750 में आपके जो पेशवा हैं वो कौन रहेंगे, आपका बाजीराव
बालाजी, ठीक है, बालाजी बाजीराव रहेंगे। तो संधि तो उनके समय में होगी, परंतु हम देखेंगे कि इस संधि की संपूर्ण रूपरेखा को तैयार किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने किया था, ठीक है। तो आपको कभी ये आए कि छत्रपति से पेशवाओं को सत्ता का हस्तांतरण किस संधि के माध्यम से हुआ? तो आंसर है संगोला की संधि के माध्यम से, ठीक है। पहले जो केंद्र था छत्रपतियों के समय में वो था सतारा और कोल्हापुर, लेकिन जब पेशवाओं को सत्ता का हस्तांतरण होगा तो केंद्र बनेगा पूना। क्या बनेगा? पूना। तो संगोला की संधि में सिर्फ यही तय हुआ कि केंद्र किसको मिल गया? पूना। और किसके हाथ में आया? पेशवाओं के हाथ में, ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पर बात आती है कि पेशवाओं के हाथ में शासन तो आएगा, परंतु पहला पेशवा जो है वो कौन है आपका? बालाजी विश्वनाथ। इसका उदय कैसे हुआ? तो हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो आपके शासन कर रहे थे। कहां पर शासन कर रहे थे? आपके जो ताराबाई थी ना, क्या थी आपके? ताराबाई। तो ताराबाई जो हैं वो आपके थी, और उनका सेनापति था कौन? धनाजी यादव। कौन था आपका? धनाजी यादव। तो ताराबाई जो है वो कोल्हापुर वाले क्षेत्र में अपने पुत्र के साथ शासिका बनी हुई थी, और यहाँ पर इनका सेनापति जो है वो है धनाजी यादव। ये आपके बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो प्रारंभिक अपने करियर की शुरुआत में धनाजी यादव की सेवा में थे। क्या थे आपके? धनाजी यादव की सेवा में थे। परंतु बाद में आपके बालाजी विश्वनाथ धनाजी यादव की सेवा के बाद कहाँ चले गए? साहू जी की सेवाओं में चले गए, ठीक है। जब धनाजी विश्वनाथ की धनाजी यादव की सेना मतलब आपके सेवा में थे, तो एक राजस्व अधिकारी के पद पर काम करते थे। किसके काम पर करते थे? राजस्व अधिकारी के पद। और जब राजस्व अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे बालाजी विश्वनाथ, तो इन्हें करों की बहुत अच्छी जानकारी हो गई। किस अधिकारी के पद पर काम करते हुए? राजस्व अधिकारी के पद पर काम करते हुए। और जब ताराजी का शासन जो है वो इधर चल रहा था और धनाजी यादव के समय में बालाजी विश्वनाथ राजस्व अधिकारी के पद पे थे, तो बाद में उनको अच्छा मौका मिला तो ये आपके कहां पर चले जाते हैं? साहू जी की सेनाओं पर चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? साहू जी की सेवाओं में चले जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ जी जो हैं ये वास्तव में कहां पर रहते थे और इनका जन्म कहां हुआ था? एक बात आपको याद रखनी है कि मराठाओं ने अपने साम्राज्य में या अपनी शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व ब्राह्मण जाति के लोगों को दिया। किसको दिया? ब्राह्मण जाति के लोगों को दिया। और जो मराठा साम्राज्य है, इस साम्राज्य में जो विशिष्ट पद होते थे उन विशिष्ट पदों पर ब्राह्मण जाति के लोगों की ही नियुक्ति की जाती थी। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो जाति से ब्राह्मण हैं, और इनको एक विशिष्ट पद जो है वो साहू जी के पास मिलेगा, तब ये राजस्व अधिकारी के पद को छोड़कर साहू जी के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी ये थी कि जब ब्राह्मणों की ही नियुक्ति विशिष्ट पदों पर होती है तो बालाजी विश्वनाथ को साहू जी ने एक विशिष्ट पद ऑफर किया और उन्होंने उस पद को ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब ये बालाजी विश्वनाथ हैं कौन? तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो आपके कोंकण क्षेत्र में, ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर कोंकण क्षेत्र पर एक जगह है जिसका नाम है चितपावन। क्या नाम है आपका? चितपावन। तो इस चितपावन नामक स्थान पर जो ब्राह्मण लोगों का वंश वहां पर आपके स्थापित था, उस चितपावन ब्राह्मण वंशीय एक व्यक्ति हैं। कौन? आपके बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अब ये जो चितपावन ब्राह्मण वंशीय लोग जो हैं उनमें से ये आए कौन? आपके बालाजी विश्वनाथ। बुद्धि से बहुत तीव्र थे, काफी कुशाग्र बुद्धि के थे, करों की बहुत अच्छी जानकारी ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि ये धनाजी यादव के जब सेवा में थे तो राजस्व अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो इस प्रकार से इनको करों की क्या हो गई? जानकारी हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने सूबेदार का पद ग्रहण किया। किसका पद धारण किया? सूबेदार का पद। और 1669 से, कब से? 1669 से लेकर 1702 ईस्वी तक ये क्या रहे? सूबेदार के पद पर रहे, ठीक है। अब ये सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए तो जब आपके साहू जी उत्तर पे क्या थे? आपके सतारा वाले क्षेत्र पर, और आपके दक्षिण पर कौन आई? ताराबाई आई। तो कोल्हापुर वाले क्षेत्र पर जब ताराबाई आई तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो जब आपके उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो आपके साहू जी और ताराबाई के बीच में चला, तो इन दोनों के बीच में जो मुख्य लड़ाई है वो 1707 ईस्वी में हुई, जिसे खेड़ा नामक स्थान पर होने के कारण खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से जाना जाता है? खेड़ा के युद्ध के नाम। तो खेड़ा का युद्ध जो है वो आपके मराठा छत्रपति कौन होगा या मराठा छत्रपति में उत्तराधिकारी कौन, इसके संघर्ष का फैसला किस युद्ध में होगा? खेड़ा के युद्ध में होगा। कब हुआ? 1707 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? साहू जी और ताराजी के बीच में हुआ। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि इस युद्ध में ताराबाई का सेनापति कौन है आपका? धनाजी जादव। कौन है आपका? धनाजी जादव। और इसी युद्ध में आप देखेंगे अब यहाँ पर साहू जी जो हैं ये इसके साथ क्या करने वाले हैं? संघर्ष। किसके साथ? ताराबाई के संघर्ष। अब जब संघर्ष हुआ तो हम देखेंगे कि जो साहू जी हैं इन्होंने धनाजी जादव को क्या कर लिया? अपने पक्ष में करने का कार्य किया। ठीक है, किसने काम किया? साहू जी ने। किसके सहयोग से काम किया? बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से। किसको पक्ष में ले आए? धनाजी जादव को। अब ये जो धनाजी जादव है ये किसके आपके पक्ष में हो चुका है? साहू जी के पक्ष में हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस युद्ध में जब धनाजी यादव जो है वो साहू जी के पक्ष में आ गया तो युद्ध में सेनापति ही कहाँ आ गया? दूसरे विपरीत वाले पक्ष में। तो ताराबाई युद्ध में क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। ठीक है, अब इस धनाजी जादव को पक्ष में लाने का काम किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने किया। ठीक है, तो धनाजी जादव जब आए तो उनको पद साहू जी को किसका देना पड़ा? सेनापति का पद देना पड़ा, क्योंकि वो पहले ताराबाई के सेनापति ही थे, तो उनको यहाँ पर किसका पद देना पड़ा? सेनापति का। लेकिन भाई यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग कौन किया? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है उसने चूंकि अपनी कूटनीति का प्रयोग किया तो उसको भी कोई ना कोई पद देना पड़ता। ठीक है, अब सेनापति का पद सबसे ऊंचा पद है, वो रिजर्व्ड हो गया किसके लिए? धनाजी जादव के लिए। तो अब यहाँ पर उनको एक और पद का सृजन करना पड़ा, तो एक नया पद बनाया गया जिसे कहते हैं सेना करते। क्या पद कहलाता है? सेना करते। तो बालाजी विश्वनाथ को इस खेड़ा के युद्ध में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को विजय दिलाई। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जो है उन्होंने साहू जी को क्या करवाया? विजित करवाया। किस युद्ध में? खेड़ा के युद्ध में। तब इससे प्रभावित होकर उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को क्या बना दिया? सेना करते के पद पर बनाया। अब आप देखेंगे पहले थे राजस्व अधिकारी, उसके बाद बने सूबेदार, और सूबेदार के बाद क्या बन गए? सेना करते बन गए। क्या बन गए? सेना करते। अभी भी पेशवा नहीं बने हैं। कौन? आपके बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अब यहां पर ये बात आई कि जो आपका बालाजी विश्वनाथ है इसका नया सेनापति बना कौन? धनाजी जादव। धनाजी जादव की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद क्या हो गई? मृत्यु। तो अब सेनापति का पद जो है वो धनाजी जादव के बेटे चंद्रसेन जादव को दिया गया। किसको दिया गया? चंद्रसेन जादव को। अब चंद्रसेन जादव जो है वो साहू जी के क्या बने? नए सेनापति बने। साहू जी के क्या बन गए? नए सेनापति बने। लेकिन इस चंद्रसेन जादव का जो झुकाव था वो किसके तरफ था? ताराबाई के तरफ था। ठीक है, तो उसने जो साहू जी था उसने क्या कर दिया? चंद्रसेन जादव को सेनापति के पद से हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। तो अब ये चंद्रसेन जो है वो साहू जी के द्वारा पद से हटाए जाने पर क्या हो जाएगा? क्रोधित हो जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है कि सेनापति के पद से हटाए जाने पर उसको अपमानजनक महसूस हुआ। परिणाम स्वरूप उसने सोचा कि पुनः ताराबाई के पास क्या किया जाए? जाया जाए और साहू जी के विरुद्ध क्या किया जाए? संघर्ष किया जाए। तो ये जो आपका चंद्रसेन जादव है ये आपके किसके पास चला गया? ताराबाई के पास चला गया और कहा कि आप जो है वो साहू जी के साथ फिर से क्या करिए? संघर्ष कीजिए और आप ही क्या बनेंगे? आपका पुत्र ही क्या बनेगा? छत्रपति बनेगा। ठीक है, ऐसा आश्वासन दिया और बोला कि आपके पुत्र को जो है वो क्या किया जाएगा? शासन पर बिठाया जाना चाहिए। छत्रपति तो आपके पुत्र को ही बनाया जाना चाहिए। साहू जी के खिलाफ क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि पुनः जो है वो संघर्ष फिर से होगा। किसके वर्सेस किसके विरुद्ध युद्ध होगा? साहू जी वर्सेस आपके ताराबाई। अब ताराबाई का जो साथ दे रहा है वो कौन दे रहा है? चंद्रसेन जादव। ठीक है, जबकि ये किसका सेनापति था? साहू जी का सेनापति था। साहू जी ने इसे पद से हटा दिया था। ठीक है, तो ये विद्रोही है। ये क्या है? विद्रोही। किसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है? साहू जी के खिलाफ। जबकि ताराबाई ने अपना नया सेनापति क्या बनाया था? कान्होजी आंगड़े। किसको बना लिया था? कान्होजी आंगड़े। अब ताराबाई ने सोचा कि हो सकता है कि इसका सेनापति जो है हमको क्या करा देगा? युद्ध में विजित करा देगा। इसीलिए ये तीनों ने जो संघर्ष है वो किसके विरुद्ध लड़ा? साहू जी के विरुद्ध लड़ा।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब चंद्रसेन यादव को उन्होंने हटाया तो हम यहाँ पर देखेंगे कि साहू जी ने अपना नया सेनापति किसे बना लिया, बालाजी विश्वनाथ को बना लिया। किसको बना लिया, बालाजी विश्वनाथ को बनाया, क्योंकि चंद्रसेन यादव को उन्होंने पद से हटाया। तो अब साहू जी क्या बने, अब साहू जी सेना करते के पद से प्रमोट होकर क्या बन गए, सेनापति बन गए। सॉरी, बालाजी विश्वनाथ क्या बन गए हैं, सेनापति बन गए। किस पद से, सेना करते से। ठीक है, अब यहां पर ये बन गए क्या, सेनापति। तो अब आप देखेंगे कि एक साइड साहू जी हैं, सेनापति कौन है, बालाजी विश्वनाथ है, और आप देख रहे हैं इनका पेशवा कौन है, इनका पेशवा है बहिरोपंत पिंगले। ठीक है, तो जब यहां पर संघर्ष होगा तो पहली चाल जो है वो चंद्रसेन यादव और ताराबाई चलेंगे। कौन चलेगा, चंद्रसेन यादव और ताराबाई। किसके सहयोग से, कान्होजी आंगड़ों के सहयोग से चलेंगे। और इन दोनों ने चाल क्या चली, इन दोनों ने चाल यह चली कि ये दोनों मिलकर साहू जी और उसके पेशवा बहिरोपंत पिंगले को बंदी बना लिए। क्या कर लिए, साहू जी और उसके पेशवा बहिरोपंत पिंगले को बंदी बना लिया गया। ठीक है, अब जब इनको बंदी बना लिया गया तो यहां पर कौन बचा है, सिर्फ सेनापति, कौन, बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ को कैसे भी करके अपने छत्रपति साहू जी को क्या करवाना है, मुक्त करवाना, और उसके पेशवा बहिरोपंत पिंगले को भी क्या करवाना है, मुक्त करवाना है। तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ ने कूटनीति का सहारा लिया, और कूटनीति का सहारा लेकर बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई के सेनापति कान्होजी आंगड़े को अपने पक्ष में कर लिया। किसको पक्ष में कर लिया, कान्होजी आंगड़े को अपने पक्ष में कर लिया। अब जब इसके कान्होजी आंगड़े के पक्ष में आए तो इन्होंने इनका क्या दे दिया, साथ दे दिया। परिणाम स्वरूप ये दोनों क्या हो गए, कैद से मुक्त हो गए। ठीक है, और कैद से मुक्त होने के बाद युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुए, विजित हुए। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ की कूटनीति के माध्यम से साहू जी को एक बार फिर से सफलता मिली। और जब एक बार फिर से सफलता मिली तो यहाँ पर साहू जी ने उनकी इस कूटनीतिज्ञ क्षमता और चाल तथा युद्ध में विजय दिलवाने के परिणाम स्वरूप उन्हें क्या बना दिया, पेशवा के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो फाइनली अब आप देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ के सहयोग और कूटनीति के माध्यम से इसको क्या बनाया गया, पेशवा बनाया गया। ठीक है, अब जब बालाजी विश्वनाथ जो है वो साहू जी के समय में क्या बनेंगे, पेशवा, तो इनका पेशवा बनने के साथ ही ये अपने पक्ष में जो है वो शक्तियों का क्या करने लगेंगे, हस्तांतरण करने लगेंगे। क्योंकि साहू जी जो छत्रपति के रूप में आए थे, ये कमजोर छत्रपति के रूप में थे, और इस समय तक जो संघर्ष चल रहा था वो क्या चल रहा था, मुगल वर्सेस मराठा चल रहा था। तो मुगल वर्सेस मराठा संघर्ष का अंत करना पहला दायित्व समझा किसने, बालाजी विश्वनाथ। तो पहला जो दायित्व वो निभाने वाले हैं, वो समझने वाले हैं आपके क्या, मुगल और मराठा साम्राज्य के बीच में चलने वाले संघर्ष का अंत। ठीक है, और दूसरा काम जो ये करने वाले हैं वो ये काम करना है कि मराठा प्रशासन को पहले सरल किया जाए। क्या किया जाए, सरल। तो इन्होंने मराठों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या प्रणाली थी उसमें कई सारे परिवर्तन करके उसको क्या बना दिया, सरल और सुगम प्रशासनिक व्यवस्था में कन्वर्ट किया। उसके बाद इन्होंने जो है वो आपके मराठा मुगल संघर्ष के बारे में कदम उठाए। किन्होंने, आपके बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बालाजी विश्वनाथ है, अब इन्होंने जो है वो संघर्ष किया है किसके साथ, आपके मुगलों के साथ। किसके साथ संघर्ष किया है, मुगलों के साथ संघर्ष किया। और जब ये मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो उस समय में मुगल शासक है रफी उद्दरजात। कौन है, रफी उद्दरजात। और मुगलों का सूबेदार कौन है, सैयद हुसैन। ठीक है, तो सैयद हुसैन मुगलों के क्या हैं, आपके सूबेदार। यहाँ पर छत्रपति कौन है, साहू जी, और पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो यहां से अब जो कहानी शुरू होगी वो होगी मुगल वर्सेस मराठा संघर्ष की। ठीक है, क्लियर। किसके नेतृत्व में, बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में। ठीक, चलिए, तो बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1713 से 1720 तक। ठीक, आप देखेंगे ये कहाँ के हैं, कोंकण के चितपावनी ब्राह्मण थे। पहले किसके, आपके अधिकारी के रूप में थे, राजस्व अधिकारी के रूप में थे। और फिर आपने देखा कि 1699 से 1708 में बालाजी जो हैं वो साहू यानी आपके छत्रपति साहू की सेवा में क्या हुए, नियुक्त हुए। फिर आपने देखा कि 1708 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को क्या पद दिया, सेना करते के पद पर नियुक्त किया। इसके पश्चात आपने देखा कि 1708 ईस्वी में साहू जी ने चंद्रसेन यादव को क्या किया था, सेनापति के पद पर नियुक्त किया। लेकिन इसका झुकाव किसकी तरफ था, ताराबाई की तरफ। तो इसको पद से क्या कर दिया, हटा दिया।
फिर इसने फिर क्या किया, ताराबाई की तरफ से फिर से इसने क्या किया, लड़ाई करी, तो उसने साहू जी और उनके पेशवा को क्या कर दिया था, बंदी बनवा लिया था। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, साहू जी को बंदी से मुक्त करवाया। अब फिर बालाजी विश्वनाथ से कौन प्रसन्न हुए, आपके साहू जी। तो छत्रपति साहू जी ने 1713 ईस्वी में, कब, 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना क्या बनाया, पेशवा नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, पेशवा। यहां तक की बातें क्लियर है। तो जो आपने घटनाक्रम पढ़ा उसका सारांश इस तरीके से। अब यहां पर आप देखेंगे कि चूंकि मुगल शासक जो हैं वो क्या हो गए, आपके कमजोर हो गए, और मराठे जो है वो आपके क्या कर रहे थे, लगातार कई क्षेत्रों को संघर्ष करते हुए जीत रहे थे। बालाजी विश्वनाथ ने कई क्षेत्रों पर युद्ध किए, और कई क्षेत्रों पर युद्ध करके उन्होंने नवीन क्षेत्रों को भी विजित कर लिया। जैसा कि आप देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं उन्होंने इस वाले मराठा, यानी इस तरीके का मराठा साम्राज्य था, और उन्होंने विस्तार करते हुए क्या किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गोंडवाना साम्राज्य है उस क्षेत्र को जीत लिया, यहाँ पर आपके बरार क्षेत्र था उसे जीत लिया, तो गोंडवाना को जीता, बरार क्षेत्र को जीता। इसके बाद यहाँ मैसूर क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, तंजौर पर विजय प्राप्त कर ली, और त्रिचनापल्ली पर विजय प्राप्त कर ली। तो हम आप देख रहे हैं कि यहाँ केंद्र में बैठे हैं मुगल, लेकिन इस वाले क्षेत्र पर पूरा सत्ता का विस्तार, ये जो पूरा विस्तार है इस वाले क्षेत्र का, वो कौन करते जा रहे हैं, मराठा। और कौन कर रहा है, छत्रपति साहू के नाम पर बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ लगातार कई क्षेत्रों को जीते, जैसे कि आप देखेंगे गोंडवाना क्षेत्र, बरार क्षेत्र जो है वो आपके वर्तमान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा वाले क्षेत्र में आता है, जहां पर आप देखते हैं कि बरार विदर्भ वाला क्षेत्र जो आपके सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस वाले क्षेत्र में इन्होंने बरार को जीत लिया। खानदेश यानी बुरहानपुर वाला क्षेत्र जो आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही क्षेत्र पर क्या था, विस्तारित था। फिर आप हैदराबाद जानते हैं, तो यहाँ पर आपके जो प्रांत था वो कौन सा था, हैदराबाद प्रांत। इस वाले क्षेत्र पर आपका कर्नाटक। तो इतने क्षेत्रों को उन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। किसने जीता, बालाजी विश्वनाथ ने। तो लगातार जो है वो मराठे अपने साम्राज्य को क्या कर रहे थे, विस्तारित कर रहे थे। कैसे विस्तारित किया, तो आपने देखा कि ये जो मराठा साम्राज्य इसने यहाँ पर विजय प्राप्त करी बरार में। फिर आप देखेंगे ये जो आपका गोंडवाना था, ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र जीत लिया, ये बरार क्षेत्र जीत लिया। यहाँ आप देखेंगे ये हैदराबाद रियासत का क्षेत्र जीता, यहाँ से आपके मैसूर रियासत के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिर ये आपके कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिए, और तंजौर को भी जीत लिया। तो ये है प्रॉपर मैपिंग कि यहाँ इतने क्षेत्र पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किसने किया, आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किया। अब आप देख रहे हैं कि इस मैप को अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं तो केंद्रीय सत्ता पर कौन बैठे हुए हैं, आपके मुगल। और देख रहे हैं ये मुगल यहां बैठकर देख रहे हैं कि ये तो पूरा गया, जो पूरा दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है यहाँ मराठे क्या हो गए हैं, विजित हो गए हैं। तो केंद्रीय सत्ता पर बैठे मुगल शासकों को ये लगने लगा कि अगर हमने मराठों के साथ संघर्ष किया तो हो सकता है कि हम मराठों से क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हम पराजित हो जाएंगे। तो उन्होंने डर कर जो है वो एक संधि करने का मराठों से क्या किया, निर्णय लिया। और इस संधि को ही दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दिल्ली की संधि के नाम से। तो अब दिल्ली की संधि जो होगी, इस संधि के अनुसार शर्तें तय की जाएंगी। कुछ शर्तें जो है वो मुगलों के पक्ष में होंगी, और कुछ शर्तें जो है वो मराठों के पक्ष में होंगी। तो हम देखेंगे कि ये दिल्ली की संधि कब हुई, तो दिल्ली की संधि जो है वो आपके फरवरी 1719 में हुई। कब हुई, आपके फरवरी 1719। तो हम देखते हैं कि ये 1713 में क्या बना था, पेशवा। और 1719 तक इसने कई सारे क्षेत्र जो है विजित करके काय में मिला दिए, मराठा साम्राज्य में मिला दिए। ठीक है, साहू जी इससे तो खुश है, और स्वाभाविक सी बात है कि इतने सारे क्षेत्र पर विस्तार करने के कारण मुगल शासक इससे क्या हो गए हैं, सशंकित हो उठे और डर गए। अब मुगल केंद्रीय सत्ता पर जो शासक है रफी उद्दरजात है ना, उसके जो सूबेदार हैं, उसके सूबेदार का नाम क्या है, सैयद हुसैन। उसके माध्यम से दिल्ली की संधि का प्रस्ताव रखा गया, और दिल्ली की संधि का प्रस्ताव जो है वो फरवरी 1719 में रखा गया। कब रखा गया, ठीक है। अब इस संधि की शर्तें तय हुई, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ ने यह संधि मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से की। किससे की है, आपके सैयद हुसैन से की है।
और यह संधि जो है वो मराठों और मुगल के बीच में हो रही। किसके बीच में हो रही है? मराठों और मुगल। तो आप देखेंगे कि इसीलिए इस संधि को मराठा मुगल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस संधि के तहत पहली बार जो है वो बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में जो आपके संधि है वो की गई। किसके तरफ से की गई है? साहू जी की तरफ से। और इस संधि के माध्यम से मुगलों ने अपना क्षेत्राधिकार निर्धारित किया कि वो कहाँ पर शासन करेंगे, उनके शासन की सीमाएं कहाँ कहाँ तक होंगी, और मराठे कहाँ तक अपनी उनके साम्राज्य की सीमाएं कहाँ होंगी, कौन किसके साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा, किसको कहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार होगा, कौन कहाँ पर कर ले सकता है और कहाँ पर कर नहीं ले सकता, इन सारी चीजों का निर्धारण इस संधि में किया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह समझौता या संधि जो है वो किसके क्षेत्राधिकार को निर्धारित कर दी? मुगलों और मराठों के, दोनों के क्षेत्रों को निर्धारित कर दी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली कन्विंसिंग पावर जो है वो बालाजी विश्वनाथ की है। बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों से क्या क्या लिया, तो पहले ले रहे हैं, फिर बाद में इनको भी कुछ कुछ चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि साहू जी जो हैं उनको स्वराज क्षेत्र पर राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। तो आपने केंद्रीय प्रशासन में स्वराज पढ़ा था, और स्वराज के अंतर्गत आपके कितने प्रांत आते थे? 4। ठीक है, स्वराज वाले क्षेत्र पर छत्रपति का पूर्ण और केंद्रीय नियंत्रण होता था, जिसमें आपने 4 प्रांतों को जाना था: उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी प्रांत और दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, जिनके विस्तार क्षेत्र भी जाने थे और उनके प्रमुख अधिकारियों को भी जाना था। तो ये जो आपके 4 प्रांत थे जिन्हें स्वराज के नाम से जाना जाता था, इन स्वराज क्षेत्र पर साहू जी की सत्ता स्वीकार की गई और वहां पर संपूर्ण प्रकार के राजस्व वसूलने का अधिकार साहू जी को दिया गया। किस संधि के माध्यम से? दिल्ली की संधि के माध्यम से। ठीक है, दूसरी बात कि जो आपके दक्कन के क्षेत्र में 6 मुगल सूबे थे, दक्कन के क्षेत्र में क्या थे? 6 मुगल सूबे। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर मराठा तो हैं, परंतु आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे सूबे क्या हैं आपके? कुछ छोटे छोटे सूबे। ये छोटे छोटे सूबों पर किसका आधिपत्य था? मुगलों का। तो मुगलों ने कहा कि ये जो हमारे छोटे सूबे हैं, 6 मुगल सूबे, इन 6 मुगल सूबों से आप चौथ और सरदेशमुखी लेंगे। क्या लेंगे आपके? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी क्यों लिया जाता था? एक तो पहला कारण है कि मराठे उस राज्य पर आक्रमण नहीं करें। दूसरा कारण था कि यदि वो क्षेत्र विजित कर लिया है तो वो चौथ और सरदेशमुखी लेंगे, और किसी तीसरी शक्ति का उन पर आक्रमण ना हो तो वो क्या लेते थे? चौथ और सरदेशमुखी लेते थे। ठीक है, और सरदेशमुखी क्यों लिया जाता था? ताकि हम तो तुम्हारी ही सत्ता को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं, आप हमारे ऊपर आक्रमण ना करें, हम सरदेशमुखी आपको चुकाएंगे। तो चौथ कितना लिया जाता था? 1/4, और सरदेशमुखी लिया जाता था 1/10। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप यहां पर बताइए कि ये जो मुगल सूबे हैं ये चौथ और सरदेशमुखी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुगल चाह रहे हैं कि आपके मराठा वाले क्षेत्र पे हमारे जो 6 मुगल सूबे हैं इस पर आप आक्रमण नहीं कीजिए। आपको आक्रमण ना करने के बदले आप हमारे सूबों की क्या करें? सुरक्षा। और चूंकि आप हमारे क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे तो उस सुरक्षा के बदले में मुगल सूबों में आप क्या वसूल सकते हैं? चौथ और सरदेशमुखी वसूल सकते हैं। ठीक है, तो मराठों के आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में ये 6 मुगल सूबे क्या चुकाते थे? चौथ और सरदेशमुखी आपके चुकाते थे। क्योंकि मैंने कहा है कि हर इतिहासकार का अलग मत है। ठीक है, तो जहां पर जो मत फिट होगा आप उसके अनुसार समझेंगे। ठीक, तो यहां पर आपके चौथ और सरदेशमुखी कौन चुकाएगा? आपके मुगल सूबे। अब चुकाएंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि मराठे वहां से क्या करेंगे? चौथ और सरदेशमुखी वसूलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो मराठे हैं उन्हें मैसूर क्षेत्र में, त्रिचलापल्ली क्षेत्र में और तंजौर क्षेत्र में भी चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। लेकिन यहां पर एक शर्त और रखी गई। बोले कि मराठे जब चौथ और सरदेशमुखी क्षेत्र वसूलने जाएंगे तो किसी भी स्थिति में हमारे क्षेत्र की जनता के साथ आप लूटपाट नहीं करोगे। और लूटपाट का मतलब है कि आप यहाँ पर
सरदेशमुखी और चौथ नामक कर को वसूलने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग आप नहीं करेंगे, इस पर पाबंदी लगाई गई। सामान्य तरीके से शांति से जाना है और शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, चौथ और सरदेशमुखी वसूलना है। ठीक है, तो मराठे इस बात पर एग्री हो गए। ठीक, तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि चूंकि मराठों ने अभी अभी कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी थी बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में, तो हम देखते हैं कि मराठों ने नवीन क्षेत्र जो जीते, जिनमें पहला है गोंडवाना, बरार, खानदेश, हैदराबाद और कर्नाटक। तो बोला कि ठीक है भाई, आपने जब इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है तो आपके साम्राज्य या आपके अधिपत्य को मुगल सत्ता वैलिडिटी देती है। यानी मुगल सत्ता ने ये स्वीकार किया कि मराठों ने वहां पर विजय प्राप्त की है और आप वास्तव में वहां पर साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, यानी मराठों के साम्राज्य की वैधता दी। किस संधि के माध्यम से? दिल्ली की संधि के माध्यम से। आप यहाँ पर वैलिड हैं बोल दिया, आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई कि हाँ आप ही यहाँ पर क्या करेंगे, शासन संभाल लेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि मराठों के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, जो उनके क्या थे, आपके नवीन विजित क्षेत्र थे, और यहाँ पर मराठों को संपूर्ण अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। ठीक, अब एक बात बताइए कि साहू जी को कब छोड़ा गया था? उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान छोड़ा गया था। साहू जी का लालन पालन किसने किया था? औरंगजेब की पुत्री ने किया था, है ना। तो उसको छोड़ा क्यों कहा गया था? जुल्फिकार खान ने कहा था ना कि इसको छोड़ दीजिए ताकि उत्तराधिकार संघर्ष मराठों में क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब इसको छोड़ा गया था तो इसकी माता येसुबाई को नहीं छोड़ा गया था, इसकी माता येसुबाई को नहीं छोड़ा गया था। तो बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की संधि में एक शर्त रखी कि आपको साहू जी की माता और उसके परिवार के अन्य संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा। तो दिल्ली की संधि के माध्यम से साहू जी की जो माता थी येसुबाई और साहू जी के जो परिवार के अन्य संबंधी थे उनको छोड़ा जाएगा। कौन छोड़ेंगे? आपके मुगल। तो मुगलों के कैद में थे उनकी माता, उनको भी छुड़वाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो संधि है, इस संधि में ये सारी शर्तें में किसको फायदा हो रहा है? मराठों को। अधिकारों की प्राप्ति किसको हो रही है? मराठों को हो रही है। इसीलिए दिल्ली की संधि, प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा कि दिल्ली की संधि मराठों का मैग्ना कार्टा है, और इसीलिए भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्योंकि दिल्ली की संधि क्या है? मराठों का मैग्ना कार्टा। जो मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ क्या होता है? मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ होता है आपका अधिकार पत्र, और यह अधिकार पत्र चूंकि मराठों के पक्ष में साइन हुआ है, किसने दिया है? आपके मुगलों ने दिया है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस संधि में कौन कौन है, कब किसने साइन किया है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद मुगल भी तो कुछ लेंगे ना मराठों से। ठीक है, तो अच्छा एक बात कि ये संधि करने के लिए मुगल क्यों एग्री हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल में जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए वो आपके अयोग्य थे, और उसी अयोग्यता के कारण वहां पर जो मुगल शासक हैं वो अपने खुद के आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे थे। कौन? आपके मुगल शासक। तो केंद्रीय मुगल सत्ता जो थी वहां पर आपके क्या चल रही थी? आंतरिक संघर्ष चल रहा था, और वहां पर उन लोगों किसको हटाना चाह रहे थे? फर्रुखशियर। किसको हटाना चाह रहे थे? फर्रुखशियर को। और फर्रुखशियर को हटाने के लिए उनको भी सेना की क्या थी? आवश्यकता थी। तो सैन्य सहायता कौन दे देता? मराठे दे सकते थे, क्योंकि इस समय में मराठों की सैन्य क्षमता कैसी है? बहुत मजबूत है। ठीक है, तो अब जो मुगल थे उन्होंने इनसे ये संधि इसलिए ही की क्योंकि वो फर्रुखशियर को क्या कराना चाहते थे? गद्दी से हटाना चाहते थे। इसलिए सैयद हुसैन अली ने यह संधि क्या कर ली? मराठों के साथ करी। अब यहां पर ये बात आती है कि इसके बाद एक चीज और कि अब मुगल क्या क्या लेंगे। मुगलों ने कहा कि इस संधि में हमने आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं, परंतु इसके बदले आपको हमें सैन्य सहायता प्रदान करनी पड़ेगी, और आप अपने यहाँ पर एक सेना का गठन करेंगे जिसमें 15,000 सैनिक होंगे। कितने? 15,000 सैनिक। तो 15,000 सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी जो है इसका आपको गठन करना पड़ेगा, और यह सैन्य टुकड़ी जो है वो मुगलों को सैन्य सहायता प्रदान करेगी जब जब हम सैन्य सहायता मांगेंगे तब तब। ठीक है, तो मराठों की यह सैन्य टुकड़ी कब आएगी? जब हम आपको कहेंगे कि आप सैन्य सहायता हेतु हमें अपनी सेना भेज दीजिए, तो आपको भेजना पड़ेगा। तो दिल्ली की संधि से मुगलों ने इनकी क्या ली? सैन्य सहायता ली, और किसके बदले में ली? स्वराज के बदले में।
स्वराज के बदले में साहू को जो अधिकारिता दी थी 4 प्रांतों की, उसके बदले में क्या बोले, आप हमको क्या देंगे, सेना। ठीक है, तो सैन्य सहायता तय हुई पहला। दूसरा इन्होंने बोला मुगलों ने कि चौथ और सरदेश मुखी वसूलने जाओगे, कहां पर, उन 6 मुगल सूबों में, तंजौर में, त्रिचनापल्ली में। तो आप जब यहाँ पर सरदेश मुखी वसूलने जाओगे और चौथ, तो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आप चौथ और सरदेश मुखी को क्या करेंगे, वसूलेंगे। आप वहां गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी भी प्रकार की लूट मार मचाएंगे। ठीक है, तो ये उनको हिदायत दी गई कि इस प्रकार का आपको काम नहीं करना। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि जो साहू जी छत्रपति हैं, ये मुगल बादशाह को प्रति वर्ष वार्षिक रूप से 10 लाख रुपए की राशि नजराने के रूप में भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको इतने बड़े क्षेत्र पे क्या कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया, सत्ता का हस्तांतरण किया है एक तरीके से, तो आपको इसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए वार्षिक का क्या देना पड़ेगा, नजराना। तो हर साल 10 लाख रुपए का वार्षिक नजराना कौन भेंट करेगा, साहू जी। साहू जी कहाँ से करेगा, वो जो आपके 4 प्रांत है ना, जो स्वराज वाले क्षेत्र के हैं, वहां पर जो आपका कर की राशि आएगी, उस कर की राशि में से 10 लाख रुपए आप किसको भेजेंगे, मुगल सत्ता को भेजेंगे। ठीक है, चौथी शर्त ये थी कि साहू जी जो हैं वो कोल्हापुर, अब देखो साहू जी का संघर्ष चल रहा था किससे, कोल्हापुर से। मराठा साम्राज्य खुद 2 भागों में विभक्त हो चुका था, उत्तरी क्षेत्र क्या था, सतारा, और दक्षिणी क्षेत्र क्या था, कोल्हापुर। तो इन्होंने कहा कि आप कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय से किसी भी प्रकार का संघर्ष या युद्ध नहीं करेंगे और ना ही आप हानि पहुंचाएंगे। इसी के कारण आप देखते हैं वरना की संधि होती है, और वरना की संधि पर ये कह कर दिया जाता है कि ठीक है भैया, दक्षिण में कोल्हापुर में आप लोग शासन संभाल लीजिए और उत्तर में मैं क्या करूंगा, शासन संभालूंगा। तो ये किसके कारण हुआ था, दिल्ली की संधि के कारण हुआ था। दिल्ली की संधि में साहू जी को कहा गया कि आप संभाजी को कोल्हापुर वाले क्षेत्र में कोई भी संघर्ष ना करेंगे और ना ही उनको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये जो शर्तें हैं ये मुगलों ने किसके पक्ष में ली, अपने पक्ष में ली। और उस समय में इस संधि को मान्यता प्रदान की थी मुगल बादशाह रफी उद्दरजात ने। किसने मान्यता प्रदान करी थी, रफी उद्दरजात ने। और इसी संधि को किस नाम से जाना जाता है, आपके मराठों के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसे मुगल मराठा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इससे मराठों को क्या मिल गए, बहुत सारे अधिकार मिल गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उपरोक्त मुगल मराठा संधि के पश्चात साहू जी और बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों को सहायता करने के लिए फिर अपनी क्या भेजेंगे, सैन्य टुकड़ी भेजेंगे। क्या भेजेंगे, अपनी सैन्य टुकड़ी। और सैन्य टुकड़ी की मदद किसने मंगाई थी, सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु किसको हटाना चाह रहे थे, फर्रुखशियर को हटाना चाह रहे थे। तो जब सैयद बंधुओं को फर्रुखशियर के खिलाफ बालाजी विश्वनाथ की क्या जाती है, सैन्य टुकड़ी जाती है, तो इस स्थिति पर मुगलों की क्षीण और कमजोर होती शक्तिहीन सत्ता के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो किसको हो जाती है, बालाजी विश्वनाथ को हो जाती है। और इसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ हैं, जब मुगलों की इस कमजोरी का पता लगा लेते हैं तो वे उन पर हावी होने लगते हैं। कौन हावी होने लगता है, आपका बालाजी विश्वनाथ। तो पहली बार उत्तर भारत की कमजोर और शक्तिहीन सत्ता जो मुगलों की थी, इसके बारे में परिचित कौन होता है, आपका बालाजी विश्वनाथ होता है। किस संधि के बाद ही परिचित हो पाई है, दिल्ली की संधि के बाद परिचित हो पाए। इसीलिए भी दिल्ली की संधि महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से जो मराठा साम्राज्य है वो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करेगा, और इसी संधि के माध्यम से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका भी, और मुगलों की सत्ता में हस्तक्षेप करने का मौका मुगलों ने खुद दिया, किसको, मराठा को, कि तुम अपनी सेना देना हमको। ये सैन्य सहायता लेके गए और उनके उनसे पूर्णता क्या हो गए, परिचित हो गए। तो इस प्रकार से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ है। कौन है आपका, बालाजी विश्वनाथ। तो ये भी पूछा जाता है कि उत्तर भारत की राजनीति में आपके पहला हस्तक्षेप करने वाला कौन है, आपका बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो यहां तक की बातें क्लियर है, दिल्ली की संधि इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो आपके पेशवा के पद पर रहेंगे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु जो है वो कब हो जाती है, आपके 1720 ईस्वी में हो जाती है। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो जाएगी, तो साहू जी तो जिंदा हैं अभी। साहू जी क्या हैं, आपके छत्रपति हैं। तो साहू जी ने जो है वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र को ही क्या कर दिया, आपका अगला पेशवा नियुक्त कर दिया।
किसके कहने पर? बालाजी विश्वनाथ ने पहले ही साहू जी से बात कर ली थी कि आप जो है वो मेरे जगह पर मेरे बेटे को क्या बनाइएगा? पेशवा बनाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के कहने पर साहू जी ने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया, जबकि अष्टप्रधान में कोई भी पद वंशानुगत नहीं होते थे। किसके समय से, किस छत्रपति के समय से वंशानुगत हुए? साहू जी के समय से हुए। पहली बार वंशानुगत रूप से पेशवा का पद किसको किसको स्थानांतरित हुआ? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव को। किसको? बाजीराव प्रथम को। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला पेशवा बनेगा वो कौन बनेगा आपका? बाजीराव प्रथम। यहां तक कहानी क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पेशवा का पद वंशानुगत किसने बना दिया? आपके साहू जी ने। और अगला पेशवा कौन बन गया आपका? बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम जो है वो आपके 1720 से क्या रहेंगे? 1740 तक। ठीक है, तो हम आपके देखेंगे कि जो आपके बाजीराव प्रथम है, कौन आपके? बाजीराव प्रथम, ये अपने पिता से भी ज्यादा अच्छे निकले। कैसे निकले? पिता से भी ज्यादा अच्छे और पिता से भी ज्यादा योग्य निकले। और इतना अधिक इन्होंने जो है वो मुगल सत्ता को हड़काया। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत मजबूत और शक्तिशाली प्रशासन स्थापित करवाया। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण रूप से मुगल सत्ता को समाप्त करने का स्वप्न देख लिया। किन्होंने? बाजीराव प्रथम ने। और जब ये पूर्णतः मुगल सत्ता के पतन से परिचित हो गए तो इन्होंने एक कथन दिया कि जो ये मुगल साम्राज्य है ये एक ऐसा वृक्ष है जो क्या हो रहा है? आपकी गिरने वाला। कैसे है? अभी गिरने वाला है। तो इसके संदर्भ में, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कहते हैं कि हमें मुगलों के जर्जर होते वृक्ष पर क्या करना चाहिए? प्रहार करना चाहिए। इसकी शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये कथन किसका है? आपका बाजीराव प्रथम का। और इस कथन से यह पता चलता है कि बाजीराव प्रथम जो हैं वो संपूर्ण रूप से मुगल सत्ता का क्या करना चाहते थे? उन्मूलन करना चाहते थे। और इसी प्रकार से, इसी कथन से आपको उनकी मंशा पता चल जाती है कि किस प्रकार से ये मुगलों पर क्या करेंगे? अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे। कौन? आपका बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम जो है वो आपके 1720 से 1740 ईस्वी तक। और इस समय में भी संपूर्ण सेवाएं और प्रशासन और आपका राज्य विस्तार करने का काम किसने किया? बाजीराव प्रथम ने किया। तो आप देखेंगे कि इन्हें योग्य पिता का क्या कहा गया? योग्य पुत्र। किसको कहा गया? बाजीराव प्रथम को। किसने कहा? साहू जी ने। अच्छा, एक और हमने चर्चा की थी, नरकीय पिता का नरकीय पुत्र। किसने किसको कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किसको कहा था? संभाजी को कहा था, है ना। संभाजी किसका बेटा था? शिवाजी का बेटा था। तो ये दोनों ही कथन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि नरकीय पिता का नरकीय पुत्र किसने कहा? औरंगजेब ने संभाजी को। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो हैं उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को क्या कहा है? योग्य पिता का योग्य पुत्र। किसने कहा है? साहू जी ने कहा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो पेशवा के पद पर ये क्या हुए? नियुक्त हुए बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के बाद। तो पेशवा का पद क्या हो गया? आपका वंशानुगत हो गया। ठीक है, बाजीराव जो प्रथम है इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ये एक लड़ाकू पेशवा के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है बाजीराव प्रथम को। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर अटक तक किया। कहां तक किया? अटक तक। ठीक है, तो कृष्णा नदी का क्षेत्र आपके कहां पर आता है? यहाँ पर। ठीक है, और आप देखेंगे कि अटक का क्षेत्र कहाँ आता है? ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र। तो इस वाले क्षेत्र से लेकर यहाँ तक का संपूर्ण क्षेत्र, यहाँ तक पूरा उन्होंने क्या कर दिया? मराठा साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र में, मतलब कृष्णा नदी से लेकर अटक तक के क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करने वाला कौन है? बाजीराव प्रथम। ठीक है, इसी कारण मराठा शक्ति का चरमोत्कर्ष काल किसके काल को कहा जाता है? आपके बाजीराव प्रथम के शासनकाल को कहा जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो बाजीराव प्रथम है, कौन आपका? बाजीराव प्रथम, इन्होंने जो है वो आपके मुगलों के साथ भी संघर्ष किया है। किसके साथ संघर्ष किया? मुगलों के साथ संघर्ष किया। तो मुगलों के साथ संघर्ष जो है, इनका जो युद्ध हुआ उसे पालखेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पालखेड़ा के युद्ध के नाम से।
तो पालखेड़ा के युद्ध में आपके जो युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ? निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ। यह युद्ध कब हुआ? आपके 1728 ईस्वी में हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को क्या कर दिया? पराजित। और युद्ध में पराजित होने के बाद निजाम उल मुल्क को क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। और यह संधि जो है वो आपके मुंगी शिवगांव की संधि के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? मुंगी शिवगांव के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह संधि कब हुई? आपके 6 मार्च 1728 ईस्वी को हुई। और इस संधि के माध्यम से जो आपके शासक है, मतलब निजाम उल मुल्क जो है, उनको मराठों ने क्या देना स्वीकार कर लिया? चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, तो संपूर्ण आपके दक्कन के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी देना क्या किया? स्वीकार किया। और इसके साथ साथ जहां जहां युद्ध में पराजित हुए थे, वो जो 6 मुगल सूबे थे ना, उन्हीं मुगल सूबों के वाले क्षेत्र में ये क्या हो गए? पराजित हो गए। कौन? निजाम उल मुल्क। और जब आपके फिर पराजित हुए तो अब पुनः क्या देंगे? चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी देना आपके पुनः देना शुरू किया और मराठों की सर्वोच्चता को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार जो है वो बाजीराव प्रथम कई सारे युद्ध जो है वो किसके साथ करेगा? मराठों के साथ करेगा और विजित होता जाएगा। तो बाजीराव प्रथम के जो अगले अभियान है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगले पेशवाओं की क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।